गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अभी जो मैंने आपको 2 वीडियोस सेंड की थी, क्या आपने देखी है? आई थिंक यू हैव नॉट सीन, ऑल ऑफ यू। कुछ एक बच्चों ने देखी है बट सभी स्टूडेंट्स ने नहीं देखी। बेटा वीडियो ज़रूर देखो, ये आपको कंसेप्ट क्लियर करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो इन 2 वीडियोज़ वी हैव रेड द चैप्टर रीचिंग ऑफ एडोलेसेंस। तो आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले तो बेटा अपना कॉपी, पेन और बुक लेके बैठो, क्योंकि कुछ एक पॉइंट्स ऐसे होंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे, वो मैं आपको अंडरलाइन भी करवाऊंगी, ठीक है बच्चों। और ये लेसन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि 10th में भी इसका डिटेल है, 9th में भी है। तो इस चैप्टर को आप शुरू से ही थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करो ताकि 9th 10th में आपको दिक्कत ना आए। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपको 9th 10th में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले हमारा है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। अब लास्ट वीडियो में हमने एडोलेसेंस के बारे में डिस्कस किया था। एडोलेसेंस क्या होता है? द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन एनीबॉडी मतलब रीच अटेनमेंट ऑफ एडोलेसेंस, मतलब वो ये जो आपके सेक्स ऑर्गन्स है दे स्टार्ट वर्किंग। प्यूबर्टी क्या होता है? व्हेन बॉयज एंड गर्ल्स कैन शो चेंजेस विच आर रिमार्केबल। जो चेंजेस बॉयज़ और गर्ल्स में होते हैं जो हम रिमार्क कर सके, दैट इज़ कॉल्ड एज प्यूबर्टी। और आपको पता है कि प्यूबर्टी और एडोलेसेंस मेनली आपकी क्या होती है? टीन एज, इसके बारे में बता दिया था। दूसरा मैंने बताया था चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस। इसमें मैंने आपको बताया था इंक्रीज इन हाइट, चेंज इन बॉडी शेप, चेंज इन वॉइस, ठीक है। और इसके अलावा इमोशनल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ये सब मैंने आपको बता दिए थे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था, ये आपने 9th चैप्टर में भी रीड किया था कि देखो क्या था कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू प्रोड्यूस जाइगोट, इट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। तो इसमें मैंने आपको ये लैरिंक्स इसमें मैंने आपको सारा बता दिया था कि मेल और फीमेल्स होते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी बताया था। तो अब हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था रोल ऑफ हार्मोन्स, बताया था ना कि बॉयज़ और गर्ल्स में चेंजेस क्यों आते हैं? ड्यू टू हार्मोन्स। अब हार्मोन जो होता है टेस्टी में मेनली क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन, और ओवरी में एर्गोस्टेरोन। तो ये हार्मोन जो मेल और फीमेल में अलग अलग प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज़ वाई देयर आर चेंजेस। बॉयज़ और गर्ल में चेंजेस होते हैं ना, वो सेम तो नहीं होते बिल्कुल। तो ये चेंजेस उसी की वजह से होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद मैंने आपको बताया था रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज में मैंने बताया था कि स्टार्टिंग ऑफ मेन सेचुरेशन, यानी कि पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं गर्ल्स में, और बॉयज़ हैं बॉयज़ में भी, और जो गर्ल्स में जो पीरियड स्टार्ट होते हैं, जो फर्स्ट पीरियड आता है, फर्स्ट टाइम जो आता है, दैट इज़ कॉल्ड एज मेनार्क। और जब नियर अबाउट 50 ईयर्स की एज में जब ये एंड हो जाता है, पीरियड्स इसके बाद नहीं आते, देन इट इज़ कॉल्ड एज मेनोपेज या मीनोपेज, ठीक है। तो इसको हम मतलब एक तरह से जब तक मेनार्क और मेनोपेज, इसके जो बीच का लाइफ पीरियड होता है, उसी में जो गर्ल या वी में से वुमेन वो सेक्सुअली एक्टिव होती है और उस टाइम वो रिप्रोड्यूस कर सकती है। मतलब पीरियड्स आने से पहले और बाद में, मीन्स कि 12 to 13 एज और आफ्टर 15 ईयर्स एज वो इसके बाद रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। एक तरह से जो मेनोपॉज होता है, इट इज़ द एंड ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव लाइफ, कि इसके बाद वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो मैंने आपको ये भी बताया था मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। अब इसमें क्या होता है? द साइकिल इंक्लूड द मैचुरेशन ऑफ एग, ठीक है। इट रिलीज थिकनिंग ऑफ यूट्राइन वॉल, ये भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारी यूट्राइन वॉल है वो थोड़ी थिक हो जाती है, क्यों? टू रिसीव एग। और इसके बाद अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है, देन इट लीड्स टू प्रेगनेंसी। और अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता, अनफर्टिलाइज एग होता है, तो इसमें हमारी जो 3 या 4 डेज के लिए ब्लीडिंग फेज होती है, दैट इज कॉल्ड एज पीरियड, ठीक है। इसके बाद हाउ इज द सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइंड। तो हमारे इसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं? आपने पढ़ा है कभी? नहीं, मैंने 8th चैप्टर में पढ़ाया है। देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। और मैं बेटा ये बात बार बार बताती हूँ, या तो आप लिखो 23 पेयर्स या
46 क्रोमोसोम। अगर आप 23 के साथ पेयर नहीं लिखोगे, सिर्फ ये लिख दोगे कि 23 क्रोमोसोम, इट विल बी रॉन्ग, इसका हाफ मार्क्स भी नहीं मिलेगा। अगर आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको हाफ मार्क्स भी नहीं मिलेगा। या तो लिखो 23 पेयर या 46 क्रोमोसोम। तो ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम या 23 पेयर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। आउट ऑफ 23 पेयर्स 22 आर ऑटोसोम्स। 23 जो पेयर होते हैं दे आर कॉल्ड एज ऑटोसोम्स। इनका सेक्स में कोई वो नहीं होता, रोल नहीं होता, मतलब इसमें कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी, हार्मोन्स वगैरह इनका कोई असर नहीं होता। और ये मेल और फीमेल दोनों में इक्वल होते हैं, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज ऑटोसोम्स। क्योंकि एक तो इनका सेक्स में कोई रोल नहीं होता, दूसरा मेल और फीमेल दोनों में ये इक्वल होते हैं। ठीक है, तो 1 पेयर दैट इज कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम। अब सेक्स क्रोमोसोम XY इन केस ऑफ मेल में अगर हम देखा जाए तो ये कौन से होते हैं XY, और फीमेल में XX। तो जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो मेल विल फॉर्म XY और जो फीमेल है XX। तो ये इस तरह से 2 टाइप ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस। अब देखो मेल्स में ये XY और फीमेल में XX। अब मोस्टली बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, जब इनका फ्यूजन होता है तो बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल रॉन्ग है। मेल तो मेल से फर्टिलाइज कर ही नहीं सकता, मेल का तो मेल से फ्यूजन हो ही नहीं सकता, मेल का फीमेल से फ्यूजन होगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो एक्स ऑफ मेल, ये हो गया हमारा XX। इसी तरह X का ये हो गया हमारा अगेन X है। इसके बाद हमारे पास बचा Y, तो ये हो जाएगा हमारा XY। बेटा ध्यान से बनाना, बच्चों को बहुत इजी लगता है लेकिन बहुत गलती करते हैं। मीन्स X का एक बार इससे एक बार इससे, XY का एक बार इससे एक बार इससे, तभी तो मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा ना। तो द चाइल्ड विल बी, ये भी XX है तो ये होगा आपका गर्ल, ये XY है, Y XX गर्ल और XY Y। ठीक है, तो इस तरह से हम सेक्स को डिटरमिन करते हैं। मीन्स अगर फादर का X, क्योंकि मदर के पास तो Y है नहीं, मदर के पास तो सिर्फ X है, वो तो सिमिलर प्रोड्यूस करेगी, दैट इज XX, एक ही तरह का गैमेट प्रोड्यूस करेगी। तो जब फीमेल का X मेल के X से मिलेगा तो गर्ल चाइल्ड विल प्रोड्यूस, और जब फीमेल का X फादर के उससे मिलेगा Y से, देन द बेबी विल बी बॉय। तो हम मेनली कह देते हैं गर्ल इज रिस्पॉन्सिबल, नो गर्ल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। ये तो XY का है, तो फादर इज रिस्पॉन्सिबल। क्यों? क्योंकि फादर में XY 2 होते हैं और मदर में सिर्फ एक ही होता है XX। तो इस तरह से हम सेक्स को डिटरमिन करते हैं। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना। इजी है लेकिन फिर भी बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं। इसके बाद है हमारा हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स। इसमें मैंने आपको बताया कि सेक्स हार्मोन कौन से होते हैं, टेस्टोस्टेरोन इन केस ऑफ मेल एंड एर्गोस्टेरोन इन केस ऑफ फीमेल। लेकिन क्या इसके अलावा हमारी बॉडी में कोई हार्मोन्स नहीं होते? सेक्स हार्मोन के अलावा भी हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। द हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी स्टिमुलस। ये बेटा आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 199 पे दिया हुआ सबसे नीचे, ये इधर की साइड, हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन, इसकी फर्स्ट लाइन वो करो, द हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिंग एंड ओवरी टू प्रोड्यूस देयर हार्मोन। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम पिट्यूटरी टेस्टी एंड ओवरी दे आर अदर देन एंडोक्राइन ग्लैंड। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हार्मोन सिक्रेट करता है, दैट इज कॉल्ड, ये जो है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंड एंडोक्राइन ग्लैंड इट इज एसोसिएटेड विद द ब्रेन। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ब्रेन से एसोसिएटेड होता है। अब क्योंकि ब्रेन है हमारा मास्टर है, तो इसी तरह से जो एंडोक्राइन ग्लैंड है इट इज आल्सो कॉल्ड एज द मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड दैट इज कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड। ठीक है, तो इसके बाद अब आपने कई बार देखा होगा कि खास तौर पे आपके जो ये हिली एरियाज में है, ये जो पोर्शन है ये बहुत बड़ा हो जाता है, इनलार्जमेंट है थायराइड। क्यों? ड्यू टू इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड।
थायराइड ग्लैंड की इनलार्जमेंट की वजह से ये होता है। तो जो ये होता है, इट प्रोड्यूस अ हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो है ये एक तरह से कंट्रोल करता है। अब क्योंकि थायराइड ग्लैंड अगर थायरोक्सिन प्रोड्यूस ना करे, थायराइड ग्लैंड अगर थायरोक्सिन प्रोड्यूस ना करे तो एक डिजीज होती है दैट इज कॉल्ड एज थायरोक्सिन। ये भी अंडरलाइन कर लो, थायरोक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड। अब इसके अलावा एक हार्मोन होता है इंसुलिन। आपने मोस्टली देखा होगा कि आजकल डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। क्यों? क्योंकि हम जो भी खाते हैं वो ग्लूकोज में चेंज होता है और उस ग्लूकोज को कौन वो करता है? इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है वो ग्लूकोज को हमारे उसमें मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। इसी वजह से हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल को एक तरह से कंट्रोल करता है। लेकिन अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन ना हो या इंसुलिन ग्लूकोज को एब्जॉर्ब ना करे तो क्या होगा? हमें एक डिजीज़ हो जाती है दैट इज कॉल्ड एज डायबिटीज़ एंड इट इज़ वेरी कॉमन डिजीज़ नाउ अ डेज। पता है ना बेटा, बहुत ज़्यादा होता है। इसमें हम मीठा नहीं खा सकते, टेंशन वगैरह ये सब नहीं लेनी होती, ठीक है। तो ये है आपका इंसुलिन। बाकी और भी हार्मोन है, पहले मैंने आपको बताया थायराइड ग्लैंड सीक्रेट थायरोक्सिन। इसके अलावा मैंने इंसुलिन के बारे में बताया। अभी बाकी हार्मोन्स हम लेते हैं। चलो बेटा, अभी भी मैंने आपको थायराइड ग्लैंड के बारे में बताया। सेकंड ग्लैंड हमारा है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड इंपॉर्टेंट है बेटे, नोट करो। एड्रिनल ग्लैंड इट प्रोड्यूस अ हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज एड्रिनल। एड्रिनल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? एड्रिनल ग्लैंड जो है एड्रिनल हार्मोन प्रोड्यूस करता है। इसका फंक्शन क्या है? टू एडजस्ट स्ट्रेस। जब हमारी बॉडी में हम स्ट्रेस में होते हैं तो इसको एडजस्ट करने में ये हेल्प करता है। जैसे व्हेन वी आर एंग्री, व्हेन वी आर वरीड या एम्बैरेस, मीन्स कि हम बहुत ज़्यादा किसी न किसी परेशानी में हैं, हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है या कोई भी प्रॉब्लम है, कोई हम किसी चीज़ को लेके टेंशन में है, तो ये एडजस्ट करता है, ये स्ट्रेस को एडजस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एड्रिनल। इसके बाद हमारा है ग्रोथ हार्मोन। नाम से ही पता लग रहा है ग्रोथ हार्मोन इट्स हेल्प इन नॉर्मल ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो भी ग्रोथ होती है, वेदर इट इज़ मेल फीमेल, उनकी जो ग्रोथ होती है इट इज़ ड्यू टू ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। और ये भी कौन सीक्रेट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। मैं लिख देती हूँ बेटा, इट इज आल्सो सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर बच्चों? अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा है रोल ऑफ हार्मोन। मतलब ह्यूमन, सिर्फ ह्यूमन बींग्स में इसका रोल नहीं है। रोल ऑफ हार्मोन इन इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग। आपको पता है इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग दे अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या है? चेंज ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट बाय मतलब ड्रेस्टिक चेंज ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट, दैट इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस। और इंसेक्ट जैसे कि कैटरपिलर में मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था। और फ्रॉग भी मेटामॉर्फोसिस शो करता है। जैसे टेडपोल है, टेडपोल चेंज इनटू अडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस। जो इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट में मेटामॉर्फोसिस जो प्रोसेस है वो कौन कंट्रोल करता है? इंसेक्ट हार्मोन। तो मेटामॉर्फोसिस इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन्स। उनके अलग तरह के हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। तो हार्मोन्स लेकिन उसका रोल प्ले करते हैं। इसके बाद है फ्रॉग। फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस मीन चेंजेस ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट। इट इज कंट्रोल्ड बाय अ हार्मोन दैट इज थायरोक्सिन। थायरोक्सिन भी फ्रॉग मतलब मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करता है। और थायरोक्सिन जो है प्रोड्यूस नहीं होगा, क्यों? अगर वाटर में आयोडीन नहीं है। आयोडीन का वाटर में होना जरूरी है, तभी थायरोक्सिन प्रोड्यूस होगा और तभी मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होगा। अगर वाटर में आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो फ्रॉग मीन्स लार्वा विल नॉट चेंज इनटू एडल्ट, तो उसमें मेटामॉर्फोसिस होगा ही नहीं। तो आयोडीन वाटर होना जरूरी है। और हमें भी आयोडीन सॉल्ट खाना चाहिए। अगर आपने नमक का जो पैकेट लेके आते हैं उस पर लिखा था आयोडाइज्ड नमक, आयोडाइज्ड सॉल्ट। क्यों? क्योंकि हमारे जो सॉल्ट है उसमें आयोडीन होना बहुत जरूरी है। अगर हमारी डाइट में प्रॉपर आयोडीन नहीं होगा तो वी मे कॉज अ डिजीज दैट इज कॉल्ड एज गाइटर।
ये गाइटर डिजीज है जो कि हमें हो जाती है। अगेन ये जो हमारा नेक का रीजन है बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाता है, तो हमें एक डिजीज़ हो जाती है दैट इज़ गाइटर। गाइटर क्या होती है? अगेन डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, और आयोडीन की वजह से अगर आयोडीन नहीं होगा तो थायरोक्सिन विल नॉट प्रोड्यूस, और थायरोक्सिन जो है थायराइड ग्लैंड का होता है, तो यहाँ हमारे थायराइड ग्लैंड होता है वो बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाता है, तो इसलिए हमें सफिशिएंट अमाउंट में आयोडीन लेना चाहिए। इसके बाद हमारा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। वैसे तो चाहे कोई भी एज हो, हर एक एज में रिप्रोडक्टिव हेल्थ जरूर चाहिए होती है। जैसे चाहे बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे बुजुर्ग है, मतलब उसको हेल्थ तो चाहिए ही चाहिए। हेल्थ के बिना कुछ नहीं, हम कहते हैं ना हेल्थ इज़ वेल्थ, तो हेल्थ जो हमें बहुत जरूरी है। लेकिन एडोलेसेंस एज में ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मीन्स कि हमें अपनी हेल्थ का प्रॉपर ख्याल रखना चाहिए। तो कैसे रखेंगे? वी शुड टेक बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट आपको पता है ना, ए डाइट इन विच ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन प्रॉपर अमाउंट, उसी को हम क्या कहते हैं? बैलेंस्ड डाइट। तो बैलेंस्ड डाइट में जैसे हमें क्या लेना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट में आपके सीरियल्स जैसे ये वीट, राइस, ये सब आ जाते हैं, बाजरा। और आपका उसके अलावा आपको प्रोटीन चाहिए तो यू हैव टू टेक पल्सेस, दालें जितनी भी होती हैं, चाहे वो चिकपी है, चाहे मूंग दाल है, चाहे अरहर दाल है, तो हर एक जो पल्सेस है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन बीन, सोयाबीन, ग्राम, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स हमें मिलता है जैसे क्रीम, घी, ऑयल, इन सब से हमें क्या मिलता है? फैट। इसके अलावा विटामिन्स हमें मिलते हैं फ्रूट से, जैसे कि विटामिन ए है पपाया में, वो मेन होता है। बी, तो मतलब फ्रूट्स और वेजिटेबल, इनमें मेनली क्या होता है? विटामिन्स। और इसके अलावा मिनरल्स, दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन्स एंड मिनरल्स आल्सो कॉल्ड एज प्रोटेक्टिव फूड बिकॉज दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मैनी डिजीज, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज प्रोटेक्टिव फूड्स। तो जैगरी, मीट, सिट्रस यानी कि जो खट्टे फल होते हैं जैसे नींबू हुआ, ऑरेंज हुआ, इनमें मेनली क्या होता है? विटामिन सी, तो दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये जैसे आप मेनली क्या खाते हो? आप आजकल के बच्चे क्या खाते हैं? चिप्स, पैक फूड, या आपके जो छोटे छोटे कार्टून्स मिलते हैं, टीन स्नैक्स, दे आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं और हमें ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। कभी कभार ठीक है हम खा सकते हैं, लेकिन मेनली ये सभी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। इसके अलावा मिल्क इज़ अ कंप्लीट बैलेंस डाइट। इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, फैट्स होता है अगर हम क्रीमी मिल्क पीते हैं, ठीक है। शुगर हम डालते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट आ जाता है। तो अब सभी तरह के पर जो हमारे प्रोटेक्टिव फूड्स हैं या जो भी हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि प्रोटीन इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज बॉडी बिल्डिंग फूड। विटामिन और मिनरल्स प्रोटेक्टिव, और जो हमारा प्रोटीन होता है बॉडी बिल्डिंग, मतलब हमारी बॉडी में जैसे हेयर है, नेल्स हैं, हमारी स्किन है, उसके लिए प्रोटीन अगर हम गुड अमाउंट में लेंगे तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस, ठीक है। तो बैलेंस डाइट हमें लेनी चाहिए ताकि हम हेल्दी रहें और हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन क्या होता है? वैसे तो हाइजीन का मतलब आपको पता है कि अपनी बॉडी को क्लीन रखना। अब मैंने आपको ये भी बताया कि इस एज में स्वेट ग्लैंड्स और आपके सेबेशियस ग्लैंड, इनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इस वजह से हमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है, हमारी बॉडी से ऑयल बहुत ज़्यादा आता है, तो जिस वजह से हमें पिंपल्स या एक्ने हो जाते हैं। तो इसलिए इस मतलब हमारा जो एडोलेसेंस पीरियड है इसमें हमें बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को क्लीन रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें मतलब क्या होता है, जैसे हमारे अंडर आर्म्स है, इसमें कई बार स्मेल आनी शुरू हो जाती है, तो सबसे पहले हमें कम से कम एक बार तो दिन में बाथ लेना चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन वाटर से हमें बाथ लेना चाहिए। तो जो क्लीनिनेस है वो क्या होगा, इससे हमें इन्फेक्शन नहीं होगा, किसी भी तरह की बैक्टीरियल या फंगस इन्फेक्शन हमें नहीं होगा। तो हम अब जो गर्ल्स हैं उनको स्पेशल केयर रहनी चाहिए अपनी बॉडी की ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फ्लो। जब वो तब उनको पीरियड्स आते हैं तो स्पेशली उनको अपनी बॉडी की बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए।
ठीक है। अब जैसे हम सैनिटरी नैपकिन यूज़ करते हैं, उसको बदलने से पहले और बदलने के बाद अच्छी तरह से अपने हैंड वॉश करें, तो हाइजीनिक का ध्यान रखें और करीब 5 या 6 घंटे बाद हमें अपना पैड बदल देना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका है फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज आपको पता है हर एक एज में होनी चाहिए, लेकिन आपकी जो एडोलेसेंस एज है इसमें आपकी फिजिकल एक्सरसाइज ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो हम अपने आप को हेल्दी रखेंगे। तो फिजिकल एक्सरसाइज जो है खुद को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। बॉयज़ और गर्ल्स उनको वॉक करना चाहिए, साइकिलिंग करनी चाहिए, अगर पॉसिबल है तो स्विमिंग भी करनी चाहिए। और मेनली आपको आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए। आउटडोर गेम से क्या होगा, आपकी एक्टिविटी बढ़ेगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा एंड इट कीप यू हेल्दी। इसके बाद है सो से नो टू ड्रग। अब इस एज में मैंने आपको बताया कि बहुत स्ट्रॉन्ग वाली एज है ये, और आपको कई बार अनसेफ फील करते हो, और अनसेफ फील करने के लिए कई बार दोस्तों के कहने पे या किसी भी वजह से आप ड्रग्स वगैरह लेना शुरू कर देते हैं। ड्रग्स के बेटा अगर एक बार आप एडिक्ट हो गए तो इट विल बी वेरी वेरी हार्मफुल फॉर यू फॉर होल ऑफ द लाइफ। तो क्या होता है, जैसे बॉडी माइंड है तो आपका माइंड भी डेवलप करता है। तो आपको पहले तो आप कंफ्यूज फील ना करो, इनसिक्योर फील ना करो। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से डिस्कस करो। वो बेटा कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे, वो आपको अच्छा एडवाइस देंगे, ठीक है। तो इसी वजह से कभी भी ड्रग्स जो है एक बार एडिक्टिव बना देता है। तो ड्रग्स जो है कभी भी ना लें, बिकॉज इट हार्म्स आवर बॉडी फॉर ए लॉन्ग रन। इसका असर जो है हमेशा रहता है। इट रूइंस आवर हेल्थ, हमारी पूरी हेल्थ को ये बर्बाद कर देता है और हमारी खुशियाँ जो हैं हमसे छीन लेता है, ठीक है। तो आपने एड्स के बारे में सुना होगा। एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और इट इज़ कॉज बाय अ डेंजरस वायरस दैट इज HIV, ह्यूमन इम्यूनो। तो जो वायरस है इट कैन पास फ्रॉम नॉर्मल पर्सन टू पास टू अ नॉर्मल पर्सन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन बाय सेक्सुअल ट्रांसमिशन, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड से भी हो सकता है, और अगर हम जो कंटामिनेटेड सिरिंज है वो यूज़ करते हैं तो उससे भी हो सकता है। तो कभी भी आपको अगर आप इंजेक्शन लगवाते हो तो हमेशा न्यू डिस्पोजेबल नीडल यूज़ करो। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम भी ध्यान रखो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम जो है सेफ रहेंगे। इसके बाद बेटा आपकी NCERT में एक टॉपिक है जो कि पैराग्राफ में दिया हुआ है, एडोलेसेंट प्रेगनेंसी। तो आपको पता है कि हमारी जो इंडिया है उसमें गर्ल्स की एज मेनली 18 ईयर्स होती है और बॉयज़ की 21 ईयर्स। लेकिन कुछ पेरेंट्स ड्यू टू इलिटरेसी या कोई भी वजह हो तो उनकी जो मैरिज है वो जल्दी कर देते हैं, और गर्ल्स इज़ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर प्रेगनेंसी। 18 साल से कम की जो बच्ची है वो मतलब उसका बॉडी पूरी तरह डेवलप नहीं होती कि प्रेगनेंसी को होल्ड कर सके। तो नियर अबाउट 20 ईयर्स कम से कम होनी चाहिए। इसके बाद तो इस वजह से जो चाइल्ड मैरिज या अर्ली मैरिज इट शुड बी स्टॉप, क्योंकि उससे भी उसकी हेल्थ पे फॉर लॉन्ग रन इफेक्ट पड़ता है। तो विद इन दिस योर चैप्टर इज ओवर। इसके क्वेश्चन आंसर बेटा मैंने आपको ट्राई करने के लिए दिए हुए हैं, क्वेश्चन आंसर ट्राई करो, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर जो है रफ नोटबुक में ट्राई किया करो, और जब मैं आपके पास आंसर की भेजूंगी तब आप उससे मैच करके लिख लिया करो। ओके बच्चों, ठीक है। टेक केयर, ये लेसन अच्छे से करना है। ओके बच्चों।